नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं अपना मोर्चा.com की खास पेशकश छत्तीसगढ़ का चुनावी सीन। हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इस कार्यक्रम के जरिए हम छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसके तापमान को जानने समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बातचीत करेंगे राजनांदगांव जिले की उन सीटों पर जहां 7 नवंबर को मतदान होना है। ये सीटें हैं राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी, मोहला मानपुर और खैरागढ़। आज हमारे साथ हैं राजनीतिक मामलों के जानकार अनीस खान। तो बेहद अच्छी इस राजनीतिक समझ रखते हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं। अनीस जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनी जी। मैं ये जानना चाह रहा था अनीस जी कि 7 नवंबर को उन 6 जगहों पर 6 सीटों पर मतदान होना है। वैसे तो टोटल 20 सीटें हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एक हॉट सीट है राजनांदगांव की, जहां से रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके सामने गिरीश देवांगन को, जो यहाँ पे कांग्रेस में संगठन के कामकाज को लंबे समय तक देखते रहे हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। और जहां तक भीतरी और बाहरी का कोई मुद्दा भी उस तरफ बताने की कवायद चल रही है। आपको क्या लगता है कि राजनांदगांव सीट पर कोई अप्रत्याशित परिणाम आ सकता है? देखिए सुनील जी, गिरीश देवांगन जी राजनांदगांव में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से वो राजनांदगांव में वो बहुत सारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं, कार्य करते रहते हैं। दूसरी बात, ये बाहरी वाला मुद्दा जो है ये भाजपा का बनाया हुआ है और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि भाजपा जो है बाहरी का मुद्दा उठा करके संदेश रमन सिंह जी को देना चाह रही है कि भाई आप बाहरी हैं, भाई के भाजपाइयों को आप अवसर दीजिए और आप यहाँ से जाइए। कई बार तो हमें ऐसा भी लगता है। बात यह है कि भारत का संविधान में विधानसभा सदस्य होने की योग्यता में जिले का निवासी होना कहीं कोई अनिवार्य नहीं। अब रमन सिंह जी के पास या भाजपा के पास बोले तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे कि कांग्रेस को पकड़ सके। इसलिए ये जो ऐसा मुद्दा उठा है, इनके पास मुद्दा भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो अलग अलग जगह में जैसा मुद्दा दिख रहा है उठा रहे हैं। यहाँ कोई बाहरी वाला मुद्दा कोई काम नहीं आएगा। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने पिछले 3.5 वर्षों में कोरोना काल को हटा दे तो जो काम किया हर वर्ग के लिए काम किया है और पूरी जनता, हर वर्ग जो है उससे प्रभावित और प्रसन्न है और निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत करके आएगा। यहाँ बाहरी का मुद्दा कोई काम नहीं आएगा। हम तो ये कहेंगे कि जब भारी प्रत्याशी है भाजपा के सामने, बाहरी नहीं भारी प्रत्याशी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब वहां से करुणा शुक्ला चुनाव लड़ी तब भी बाहरी का मुद्दा उठा था और उदय मुदलियार जी को हराकर या उनकी पत्नी अलका मुदलियार को हरा करके रमन सिंह ने एक रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। करुणा शुक्ला जब वहां पहुंची तो वो मत घट करके 16,933 के आसपास रह गया, लगभग लीड उनकी कम हो गई। तो बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षक ये मान के चलते हैं कि इस बार भी चूंकि एक ऐसा प्रत्याशी है जो पिछड़े वर्ग से है, तो क्या आपको लगता है कि पिछड़े वर्ग का होना, और उसके साथ साथ यह भी बात प्रचारित है कि गिरीश देवांगन जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ उन्होंने कॉलेज में एक साथ पढ़ाई की है, तो ये बात भी वहां प्रचारित हो रही है। और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि वहां यदि वे जीतते हैं तो उनको कोई बात कहना, यदि कहना यानी सीधे मुख्यमंत्री को कहना है, तो इसका क्या प्रभाव आपको वहां दिखाई देता है? क्या मुख्यमंत्री की छवि वहां पर काम आ रही है या पिछड़े वर्ग के लोग लामबंद हुए हैं? क्या लगता है? सोनी जी देखिए, इसके पहले रमन सिंह जी जो करुणा शुक्ला जी उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे और अगर आप इससे पहले जाएंगे तो जो लीड जो है 30,000 से प्लस था। 35,000 करुणा शुक्ला बाहरी प्रत्याशी उन्होंने एक समय में मुद्दा बनाया। करुणा शुक्ला को बाहरी मुद्दा बनाने के बाद भी लीड रमन सिंह से जो है कम हुई, आपन 16,000 के आसपास आके रुक गए। इस बार वो पूरी तरह समाप्त होगी। हमारी प्लस की गिनती 16,000 से शुरू होगी। आप मानिएगा इस बात को, कोई बाहरी का मुद्दा नहीं है। अब गिरीश देवांगन जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात है तो भूपेश बघेल जी ने पूरे प्रदेश के लिए काम किया और वो एक चेहरा हर विधानसभा में। और गिरीश देवांगन जी के सखा है, साथ में पढ़े हुए हैं, मित्र हैं, उनका कार्यकलाप देखते हैं, ये एक अलग विषय है, एक व्यक्तिगत विषय हो गया। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस का चुनाव जो है मुख्यमंत्री के चेहरे पर पूरे प्रदेश में हो रहा है और गिरीश देवांगन जी का चेहरा भी अपने आप में बहुत मजबूत चेहरा है।
उन्होंने पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर काम किया है, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष है, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, विभिन्न समस्याओं को सुनते हैं, सुलझाते हैं। तो गिरीश देवांगन जी से राजनीति का कोई नयापन नहीं है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि पिछड़ा वर्ग की जो बात आपने कही, तो राजनांदगांव की चुनावी अगर अपन पिछले को देखते हैं विधानसभा में, तो अभी तक सामान्य प्रत्याशी ही लड़ता है। अब इस बार ओबीसी या पिछड़ा वर्ग से जो टिकट मिली है, तो निश्चित रूप से इसका भी फायदा होगा, क्योंकि राजनांदगांव विधानसभा में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या बहुत है। तो तो निश्चित जैसे रूप से इस बार इसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि वहाँ साहू मतदाताओं की संख्या क्या है, और गिरीश देवांगन जिस समाज से आते हैं, कोष्टा समाज से, क्या उनकी जी संख्या बहुतायत है? जी जी, तो यहाँ साहू समाज की जनसंख्या जो है मतदाताओं की 30,000 से प्लस आप माने, 30,000 से अधिक है। देवांगन समाज की 7-8-10,000 के आसपास है ही मतदाता। तो बात यह है कि जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, जिसमें बहुत सारी जो है समाज पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत है। तो गिरीश देवांगन जी को जैसे पिछड़ा वर्ग में हम बोले तो यादव समाज का भी मत मिलेगा, प्रभावित होगा, निश्चित रूप से पूरा मिलेगा। हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मन्ना यादव जी यही से जो कमान संभाले हुए हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा। ओबीसी में आप बोले तो देवांगन समाज के स्वयं गिरीश देवांगन जी हैं, साहू समाज के हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष है भागवत साहू जी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व तो प्रदान किया है। आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, जनता भी स्वीकार करती है कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। तो निश्चित रूप से मतदाता तो उससे प्रभावित होंगे ही होंगे, उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उस समाज को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ओबीसी जो है पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में है। एक दूसरी सीट जो है वो राजघराने का नाम है, वहां पे विक्रांत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं खैरागढ़ से, जी और कहा जाता है कि वे भी रमन सिंह के रिश्तेदार हैं। उस सीट जी पर जी आता हूँ, और उस सीट जी पर अभी वर्तमान में कांग्रेस की यशोदा वर्मा है, जो उपचुनाव जीत करके आई है। जी तो जी क्या लगता है कि इस बार कोई कड़ी टक्कर होने वाली है? और क्योंकि वो लोधी बाहुल्य सीट है, जी क्या जी आसान जी, लगता है वहाँ के, थोड़ा बताइए। मोदी बहुल्य सीट है, आपने बहुत सही बात कही। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सुनी, क्या होता है कि आम जनता को एक सुविधा की एक अपेक्षा होती है सरकार से। और पिछले चुनाव में यशोदा वर्मा जीती, उस समय आपको भी जानकारी होगी और समस्त प्रदेश जान रहा है कि खैरागढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला घोषित किया। अब खैरागढ़ की भौगोलिक दृष्टि को अगर आप देखते हैं, तो वो सालेवाड़ा तक पहुंचता है, बहुत दूर अंदर तक के लोग जो है राजनांदगांव आना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याएं प्रशासनिक स्तर पर आम लोगों को जो महसूस होती थी, तकलीफ होती थी, सुबह से छोटे से काम के लिए निकलते थे तो वापस रात तक जाते थे, इन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया जिला बना करके उसको दूर किया। ये जनता के हित में किया है, और उसका इतना प्रभाव है कि समस्त जो मतदाता है वो जो है निश्चित रूप से कांग्रेस के तरफ बिल्कुल मुड़ेंगे और मतदान करके और कांग्रेस की विजयी है। विक्रांत जी भी अभी से विक्रांत सिंह भी पहले से भी है, वहाँ पर शुरुआत से है उनके राजनीतिक क्रियाकलाप बहुत पहले से है। तो अगर बहुत ज्यादा प्रभावी होते तो वहाँ से भाजपा निरंतर नहीं आती। इस बार भी चुनाव में कांग्रेस पक्ष को ही मतदान हुआ है। दूसरी बात की, जो हमारी वहाँ की विधायक है जिनको वापस टिकट दिया गया है यशोदा वर्मा, वो लोधी समाज से बिलोंग करती है, और वहाँ पर लोधी समाज की बहुलता है, और समाज को साथ देगा, समाज खड़ा होता है। ये पिछला चुनाव ही बताया है, और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है कांग्रेस का पिछला 3.5-4 वर्ष के अलावा भी। यशोदा वर्मा जी ने भी अच्छा काम किया, निश्चित रूप से वो जीत के आएंगे। अब भाजपा ये के पास वहाँ पर मुद्दा नहीं है। तो ये माना जाए कि जो खैरागढ़ की सीट है अभी फिलहाल वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिख रही है, वहां कोई बिल्कुल दिख रही चलिए अब एक सीट और आती है खुज्जी। मैं उस सीट पर आता हूँ। खुज्जी से है। भोलाराम साहू जी को टिकट दी गई साहू है, जी वहाँ को भी। कांग्रेस की जी विधायक रही है छन्नी साहू, उनकी टिकट कट गई है। तो जी, कितना असर पड़ेगा वहां टिकट कटने से, और क्या कोई बागी प्रत्याशी वहां पर है, या सारा जी। कुछ एडजस्टमेंट हो गया है, या कैसी स्थिति है वहां पे खुज्जी को लेकर? जी वैसे भी बहुत हाईलाइटेड सीट है अभी, जिस हिसाब से समाचार पत्रों मीडिया में जैसा हम मतलब समाचार चल रहे हैं, उससे दिल्ली में रही बात चुनाव को लेकर के, तो टिकट का मिलना और कटना एक सामान्य सा एक प्रक्रिया,
एक बार किसी को टिकट मिली तो कोई जरूरी नहीं कि जीवन भर तक उनको टिकट मिलती रहे। कई बार अभी इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो है सर्वे के आधार पर टिकट प्रदान किया, तो निश्चित रूप से कहीं कुछ सर्वे में कुछ कमी आई होगी उनके परफॉर्मेंस में, तो इस कारण हो सकता है आलाकमान ने टिकट परिवर्तन किया है। और आलाकमान ने जब प्रत्याशी घोषित कर दिया है किसी को भी, तो कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस परिवार का वो प्रत्याशी और सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, कहीं कोई वहाँ हारने वाली स्थिति नहीं है। रही बात अपने भोलाराम साहू जी को टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी से, तो भोलाराम साहू जी कोई नया प्रत्याशी नहीं होते। भोलाराम हाँ, साहू जी से पहले चुके लड़ हैं। चुके हैं चुनाव, और सांसद का चुनाव निश्चित रूप से वो आपका कहना सही होगा कि वो हारे जरूर है, लेकिन अगर आप इसमें अध्ययन करेंगे तो खुज्जी विधानसभा से भोलाराम साहू जी जो है आज उस क्षेत्र को विजयी हुए, भोलाराम साहू जी। और साहू की भी बहुलता है वहां पर, और उनकी पुरानी अच्छी छवि है। उनकी पिता विधायक न रहकर के भी जनता के बीच में जाते रहे, समस्याओं को सुनते रहे, जनता से उनका निरंतर संपर्क है। तो निश्चित रूप से वहाँ कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता नहीं है, भोलाराम साहू जी वहां पर विजयी होकर के आ रहे हैं। वहाँ जो भाजपा प्रत्याशी है उसमें कहीं से कोई जनाधार नहीं है, विशेष रूप से कोई उनको मतलब जानते हो और या बहुत बड़ी कोई उनकी उपलब्धि हो जिसके कारण जनता उनके तरफ मतदान करे या रुझान बने भाजपा के प्रति, ऐसा कोई माहौल दिखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो किसानों के लिए काम किया है, आम लोगों के लिए काम किया है। आज जो वो एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर कृषकों की बहुलता है, और कृषकों को जिस तरीके से मतलब आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कांग्रेस सरकार ने काम किया है, भूपेश बघेल जी ने काम किया है, उसका कोई तोड़ नहीं है। वहां पर भाजपा का कोई भी मुद्दा पूरे प्रदेश में और उस पर्टिकुलर विधानसभा में भी कोई अगर विषय सोच रहे होंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुज्जी में 2003 की बात है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने, खुज्जी वैसे कांग्रेस की परंपरागत सीट है, लेकिन जी वहां 2003 में भाजपा के राजेंद्र भाटिया ने वो सीट छीनी थी। जी जी हालांकि बाद के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और तब भी जी वो दूसरे नंबर पे थे। वहां से जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है वो तीसरे नंबर पे थे। तो जी। मुझे ये बताइए कि अभी वहां मतलब कौन से दल की सर्वाधिक मजबूत स्थिति है? थोड़ा सा काम तो नहीं, सारे करीब 14 लोगों ने नामांकन किया है, समाचार पत्र की जानकारी है। और वहाँ पर जो प्रमुख जो पार्टी अगर हम बोले तो कांग्रेस पार्टी के अलावा बसपा ही है। और उसके अलावा जैसे अपना अमर समाज पार्टी ने कोई कैंडिडेट किया, उनका कोई प्रभाव नहीं है। एक सिर्फ औपचारिकताएं है कि उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। वहां पर भाजपा भी कहीं पर कांग्रेस के सामने वहां पर टिकती नजर नहीं आ रही है। वहां पर जनाधार मजबूत है भोला साहू जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य तो मत में परिवर्तन होकर के आएगा। उन्होंने इतने कार्य किए हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए, तो वहां पर कहीं कोई कोई टक्कर वाली स्थिति भी नहीं है कांग्रेस और भाजपा की। हम एक तरफा जीत करके आ रहे हैं सिद्धि विधानसभा। चलिए, अब मोहला मानपुर की तरफ आता हूँ, और वहां से इंदर साहब मंडावी को रिपीट किया गया है कांग्रेस की तरफ जी से, जी और भारतीय जी। जनता पार्टी के पुराने प्रत्याशी मेरे ख्याल से संजू संजू साहब, साहब। संजू जी साहब मैदान में है। जी तो जी। क्या लगता है, कैसे टक्कर की क्या स्थिति, क्या कोई टक्कर बन रही है या कोई एक तरफा मामला है, क्या है? देखिए सर, वहाँ तो भाजपा जो है प्रत्याशी घोषित होने के उपरांत से इतना विरोध हुआ है, वहां पर बहुत समय पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, वहां अच्छा। उनका विरोध भी शुरू हुआ। और अभी भी वो कहीं ना कहीं आंतरिक कलह की स्थिति वहां पर भाजपा में बनी हुई है। अब संजीव साह जी जो है सक्रिय राजनीति से बहुत दूर थे, सक्रिय राजनीति में वो रहे ही नहीं, पहले थे, लेकिन अभी पिछले 5 वर्षों में देखोगे तो संजीव साह जी की सक्रियता आपको नजर नहीं आएगी। तो जनता से कोई संपर्क है नहीं। भाजपा के वो प्रत्याशी को लेकर के भाजपा के प्रमुख लोगों ने विरोध दर्ज कराया, नाम बदलने के लिए दबाव बनाया, लेकिन नाम परिवर्तन नहीं हुआ, वो अलग विषय है। चुनाव तो वही लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं कोई विशेष जनाधार, विशेष सक्रियता, जनता से जुड़े हुए विषय को लेकर के, सामाजिक लोगों को लेकर के ऐसा कोई विषय या कोई महत्वपूर्ण बात नहीं दिखलाई देती कि हम कहें भाजपा या कांग्रेस को कुछ नुकसान पहुंचा। बस हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, हमारे विधायक महोदय ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उनकी सर्वे रिपोर्ट पॉजिटिव थी, तो उनको रिपीट किया गया है निश्चित रूप से।
और उन्होंने निरंतर संपर्क में रहे, वहाँ उस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कराए हैं। एक तो वो थोड़ा-सा वन अधिक बहुलता वाला क्षेत्र है, रोड रास्तों का निर्माण कराया, पुलियों का काम हुआ है और उसके अलावा वही बात महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम किया है, उस काम को देख कर के जनता कहीं से नकार नहीं सकती। तो उस अगर क्षेत्र वैसी जनजाति बहुल क्षेत्र है। इंदर शाह मंडावी का नाम किसी विवाद में तो नहीं जुड़ा हुआ देखा गया। एक सीट और है, डोंगरगढ़ की सीट से कांग्रेस ने एक नया चेहरा उतारा है, हर्षिता जी स्वामी। जी जी। कितना फर्क पड़ेगा इस सीट पर उनके उतरने से? वहाँ पर सर वहाँ भाजपा के बागी प्रत्याशी भी है अच्छा, और भाजपा से जिनको वहाँ पर टिकट दिया गया है, शामकार ने वहां पे राजेश नामांकन चंद्र जी ने वहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा। विनोद खांडेकर जी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है और कितना अंतर कला है ये पूरे प्रदेश में ये समाचार पत्रों के माध्यम से आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि वहाँ के प्रत्याशी का ही पुतला दहन किया था। बहुत आश्चर्य की बात है भाजपा के लोगों ने, बहुत लोग बहुत अंतर कला की स्थिति रही और जो प्रत्याशी घोषित किया गया है वो उस क्षेत्र के मतदाताओं के बीच ही नहीं रहे और ये बड़ा आश्चर्य भी है कि उन्हें टिकट दिया गया है और भाजपा का अपना कुछ आधार होगा, उनके अपने मापदंड होंगे जिस आधार पर उनको सीट दी गई है, लेकिन कहीं से भी इनके जीतने का कहीं कोई संभावना है ही नहीं। वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी की एक तरफा जीत और जो प्रत्याशी है हर्षिता बघेल जो है वो कोई नई प्रत्याशी नहीं है, पिछले 10 सालों से जनता के बीच काम करती आ रही है और उनका जो जनाधार है वो बहुत अच्छा है। जिस वर्ग से है उस वर्ग के मतदाता बहुत है वहाँ पे और उनका समर्थन उनको निरंतर मिलता रहा है, चुनाव से पहले भी वो उनके बीच में रही है। तो वहाँ पर तो भाजपा एकदम शून्य है। वहाँ भाजपा को आप कहीं कोई थोड़ी भी टक्कर की स्थिति बोल रहे हैं या कहीं कांग्रेस के साथ में प्रतिस्पर्धा की स्थिति ही नहीं बन रही है। वहाँ पे भाजपा अपने आप में ही अंतर कला से नहीं उभर पाई। ये तो चुनाव में देखने वाली बात होगी, मतदान के दिन ही 3 दिसंबर को पता चल पाएगा कि कौन कितना भारी है। एक डोंगरगांव की सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के शायद कोई जी अध्यक्ष है तुषार वर्मा जी, वो भी पहली बार जी चुनाव लड़ जी और वहां पे कांग्रेस के दलेश्वर साहू जी हैं जो लोक कला से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छे और जी उनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय भी है। तो चूंकि कलाकार होने के नाते परिचय है, बहुत अच्छे लोक कलाकार हैं, एक टीम भी उनकी संचालित होती है। दलेश्वर साहू जी भी वहां से रिपीट किए गए हैं दूसरी बार। जी मुझे जी बताइए कि क्या स्थिति बन रही? भरत लाल वर्मा जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अ, टिकट मिलने के काफी पहले से सक्रिय रहे हैं और उन्होंने उठानों का निरीक्षण किया, लगातार वो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं और भारतीय जी जनता पार्टी दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। क्या लगता है जी। आपको? विधानसभा दलेश्वर साहू जी को वापस उनको प्रत्याशी बनाया गया है और आपने जैसे कहा कि लोक कला को आपकी ये आप ये भी जानते होंगे वहाँ पे आम जनता जानती है। लोक लड़ाई दलेश्वर साहू जी के नेतृत्व में वहाँ की जो होती है वो बहुत फेमस, वहाँ पूरे आम जनता को बहुत अच्छे ढंग से उसका आयोजन दलेश्वर साहू जी के नेतृत्व में होता है और साहू बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर दलेश्वर साहू जो है पिछले समय से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं और उनका कामकाज बहुत बढ़िया है। विभिन्न विकास के कार्य उन्होंने कराए हैं और रही बात वहाँ भाजपा की, तो भाजपा ने जो ओबीसी समाज से प्रत्याशी के सामने एक ओबीसी प्रत्याशी जो उन्होंने घोषित किया भरत लाल वर्मा जी, जो लोधी समाज से है, तो लोधी समाज का वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा मत नहीं है, मतदाता ही है। तो ऐसी परिस्थिति में और दूसरी बात भरत लाल वर्मा जी की सक्रियता आप बोलेंगे तो डोंगरगांव में कोई बहुत ज्यादा ऐसी सक्रियता नहीं है कि वो दलेश्वर साहू जी को सामने किसी भी प्रकार की कोई संकट की स्थिति खड़ा कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर भाजपा जो है ऐसा लगता है कि औपचारिकता वर्ती चुनाव लेती है। वहाँ भी अंतर करा है भाजपा में क्योंकि वहाँ के टिकट के दावेदार बहुत सारे थे जिनको माना जा रहा था कि टिकट मिलेगी, वो तैयारी में भी बहुत से लगे हुए थे, ये जानकारियां मिलती है, लेकिन वहाँ पर कभी स्थिति ऐसी है एक तरफा कांग्रेस वहाँ से निकल करके आई है। साहू समाज के मतदाता ज्यादा है, दलेश्वर साहू पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष भी है तो उससे भी उन्होंने बहुत सारे वर्क करवाए
फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहे तो पूरे प्रदेश को प्रभावित करे। नहीं, लेकिन एक वहाँ बात तो कोई सरकार रहती है तो सामान्य तौर पर विधायकों के प्रति क्षेत्र की जनता की नाराजगी देखने को मिलती है। वजह ये रहती है कि कहना होता है जनता के कि कोई काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, पानी की सुविधा नहीं, बिजली नहीं। तो तो क्या आपको बिल्कुल ये नहीं लगता कि जो 6 सीटें हैं, यहाँ कोई सत्ता की कोई ऐसी लहर चल रही है, या भूपेश बघेल की जो एक छवि है वो काम आ रही है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों से हमने बातचीत की है पिछले दिनों, तो सबका ये कहना है कि भूपेश बघेल के प्रति तो कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो विधायक थे उनके प्रति थोड़ी-थोड़ी कहीं न कहीं कोई दुविधा रही है। कोई काम नहीं करता रहा है, कोई घर में ही सोता रहा, तो कोई आवाज़ नहीं उठाता रहा है जनता की। ये स्थितियाँ भी बनी, तो आपको क्या नहीं लगता कि कोई ऐसी विरोधी लहर भी हो जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता हो इन 6 सीटों पर? सर यहाँ की जो 6 सीटें हैं, आपका कहना सही है। जो आपका विश्लेषण है कि भाई ऐसा हो सकता है कि आम जनता भूपेश बघेल सरकार को पसंद पसंद कर रही है, वापस भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है, और विधायकों के प्रति कुछ काम होने ना होने से नाराजगी होती है थोड़ी बहुत। तो ये बातें तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि भाई पांचों उंगली बराबर तो होती नहीं, कई बार हम काम करते हैं तो कुछ काम छूट जाते हैं। अब कोरोना काल में सभी विधायकों का क्या पूरे सरकार का 1.5-2 साल समय खराब हुआ। इस कम समय में जितना कार्य विधायकों से और सरकार से हो सका है वो अधिक से अधिक प्रयास किया गया है। तब थोड़ी बहुत नाराजगी होती है तो ये सामान्य प्रक्रिया वो हर चुनाव में होती है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। जीत का अंतर में 19-20 होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। एक लहर नहीं बनी है, ऐसा कोई नाराजगी नहीं है कि किसी विधायक के प्रति कोई लहर चल रही हो कि इसने ये काम नहीं किया तो इसको नहीं जिताना है, ऐसा कोई मामला नहीं है। थोड़ी बहुत नाराजगी वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, उसको अपन जीत हार के रूप में, अंतर के रूप में अपन नहीं देख सकते। बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं आएगा, बहुत भारी मतों से कांग्रेस की 6 सीट हम जीतेंगे और अनिल जी, कांग्रेस आपको यहाँ रोकना चाह रहा था थोड़ा-सा। इन जी 6 सीटों पर एक बात कही जा रही है उसे लेकर जी के कि जैसे साझा सीट है, वहाँ जी पर बीरनपुर के जो ईश्वर साहू है उनको टिकट दी गई, के पुत्र का पिछले दिनों देहांत हो गया था। जी और माना ये जा रहा है अब तक की जो चर्चाएँ आ रही है उसपे कि जी भारतीय जनता पार्टी वहाँ कोई हिंदुत्व का कार्ड जो है वो चला रही है, जी और हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर ही वो अपनी वैतरणी पार करना चाहती है। जी आपको क्या लगता है कि कोई इस तरह का कोई मुद्दा है क्या कि हिंदुत्व वहाँ पर हावी है और राम मंदिर हावी है, या कोई ऐसा धार्मिक मसला हावी है कि भई उससे बाकी जो 6 सीट हैं, जो साझा जी की सीट है या कवर्धा की सीट है जहाँ से 2 जी जी प्रत्याशी और विजय शर्मा को टिकट दी गई है, तो जी। उसका इस बेल्ट में आपको नज़र आता है क्या? देखिए सर, अगर सत्यता तो जनता की समझती है। भाजपा पूरे प्रदेश में मुद्दा नहीं है। सरकार के विकास के कार्यों के सामने इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब भाजपा शुरू से अगर आप देखें इनका इतिहास उठाते तो ये हर जगह प्रयास ये करते हैं कि सांप्रदायिकता का माहौल बनाए, धर्म को एक विषय बनाए, लोगों को भड़काए, मतों को पलटे। अब अयोध्या का मंदिर तो बन गया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से तो वो विषय रहा नहीं। पहले राम मंदिर करके भड़काते रहे, लोगों में धार्मिक भावनाओं को जो है उकसा करके मतों का वो रूप में बदलने का प्रयास करते रहे। सांप्रदायिकता में चुनाव लड़ना भाजपा की पुरानी परंपरा है। लेकिन आपने जो बात की साझा विधानसभा में ईश्वर साहू जी की, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री राजनांदगांव आए हुए थे और उन्होंने बकायदा उनको मंच में उस ईश्वर साहू को सामने रख करके वो प्रयास जरूर किया संदेश देने का, सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का। ये बहुत ही गलत सोच और गलत विचारधारा है। और छत्तीसगढ़ में आप भी इतने वर्षों से रह रहे हैं, यहाँ यहाँ ऐसा अमन चैन और अपनेपन का माहौल है कि यहाँ सांप्रदायिकता का कितना भी प्रयास कर ले भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कोई माहौल कभी नहीं बनेगा। और इनको स्वयं सोचना चाहिए कि जिनके पुत्र को गुजरे हुए वर्ष भर नहीं हुए हैं, उसकी बरसी नहीं बनी है, उस व्यक्ति को उन्होंने नेता बनाने का प्रयास कर दिया सिर्फ इसलिए कि छत्तीसगढ़ में हम सांप्रदायिकता का माहौल बने। जनता एक चीज समझती है और इनकी गलत सोच कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में किसी भी सीट में सांप्रदायिकता का माहौल नहीं बनेगा, चाहे वो साझा हो, चाहे वो अकबर अकबर भाई का क्षेत्र जो है आपका कवर्धा हो,
वहां भी भाजपा ने प्रायोजित करके सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का कोशिश किया था, लेकिन वहां भी वो पूरी तरह से असफल रहे। वर्धा की सीट भी भारी मतों से जीतकर अकबर जी वापस आए। वहां भी कोई अच्छा, माहौल नहीं समझा था। समग्र बातचीत कर लेता हूँ, चूंकि राजनीतिक मामलों को जानते समझते हैं। अभी तक आपने जो भी बातें कही अपने कांग्रेस के पक्ष की ही थी, और हम आमतौर पर ये एक मसला है भी, और ज्यादातर लोगों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ये बात उभर करके सामने भी आ रही है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिलहाल मजबूत स्थिति में है। हालांकि जी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो रेस में नहीं थी, अब वो पिछले 15-20 दिनों से दौड़ में शामिल हो गई है, और उसके जी पीछे उनका चुनावी प्रबंधन कहीं से हो सकता है। लेकिन फिलहाल आज तक भी जो लोग बात कर रहे हैं वो यही है कि कांग्रेस अभी फिलहाल यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में है। तो अनिश जी, मुझे ये बताइए, एक समग्र में बातचीत करता हूँ कि इन जी 6 सीटों में जो आपके राजनांदगांव जिले के अधीन आती है, इसके अलावा पूरे प्रदेश में हाल फिलहाल आप क्या देखते हैं? भूपेश बघेल की सरकार क्या रिपीट होने की स्थिति में है, या जी भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई अ, चुनावी जो है टक्कर दे पाएगी, या पिछली बार 15 सीटों में सिमट गई थी तो इस बार कुछ सीटें बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती? क्या सोचते हैं आप? क्या आपको दिख रहा है फिलहाल? पिछले कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल को अगर आप समग्रता से चिंतन करेंगे, आपको स्पष्ट नजर आएगा कि कांग्रेस की सरकार ने बहुत कम समय में इतने कार्यों को बहुत अच्छे से किया है जो जनता के हित से है, जो रमन सिंह ने पिछले अपने 15 साल के कार्यकाल। विकास की बात हो, चाहे आम व्यक्ति की बात हो, किसानों की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं बनाई गई हैं और उसको व्यावहारिक रूप से धरातल में लागू भी की गई है। ऐसा नहीं कि केवल कागजों में योजनाएं बनी, धरातल में। रमन सिंह के कार्यकाल में सिर्फ कागजों में योजनाएं होती थी, धरातल में जीरो। इस बार बिल्कुल भी वैसा नहीं है। चाहे किसान की बात हो, चाहे धान खरीदी की बात हो, बोनस की बात हो, खाद की बात हो, हर क्षेत्र में किसानों को जो है सरकार ने मजबूत करने का आर्थिक रूप से प्रयास किया है। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। उद्योग, बेरोजगार, सबके लिए काम किया गया है। तो यहाँ पर मतदाता को यही चाहता है कि उसके लिए, आम मतदाताओं के लिए जो सरकार काम करेगी वो उसको वापस मत देगा। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप समग्र रूप से भी देखेंगे तो हम भारी बहुमत से जीत करके आए। हमारे कांग्रेस पार्टी का नारा ही है अब की बार 75 पार। तो भाजपा अभी मुद्दा भी है, उनके पास हथियार केवल वही है, ईडी है, आईटी। उसके अलावा कोई हथियार नहीं, घूम रहे हैं। ईडी को तो ऐसा बना दिया गया है जैसे बगल में छापा पड़ेगा, ईडी आई है तो किससे आगे तो रोज आते रहती किसी न किसी से। ईडी का जो वैल्यू था, जो उसका अपने आप में, वो भी घट गया है, क्योंकि वो कॉमन रूप से मोहल्ले मोहल्ले में ईडी पहुंच रही है, वो कुछ नहीं रहा। केवल लोगों में सूचना देने का संदेश देने का कि यहाँ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आप बताइए, अभी तक कोई बहुत बड़ा कम मामले, अभी लंबी तो सिर्फ जांच चल रही है, कहीं कोई भ्रष्टाचार वाली बात अभी नहीं है। सिर्फ बोला जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह से उसको साबित नहीं किया गया है। सब अभी जांच के विषय में है। तो जो कांग्रेस के नेताओं के प्रति भाजपा करवा रही, केंद्रीय नेतृत्व करवा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए, धार्मिक भावनाओं को मुद्दा बनाए और यहाँ चुनाव जीते। लेकिन कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने भाजपा किसी भी सामने से नहीं टिक रही है। 15 सीट थी इनकी, 15 सीट लेकर के आना इनके लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती है। इनके सामने चिंतन का विषय है कि हम 15 सीट वापस कैसे लाए। रमन सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री रहे 15 साल के, उनका राजनीतिक भविष्य का निर्धारण है राजनांदगांव सीट अभी। आगे देखिएगा इनका राजनीतिक भविष्य जो है ना, यहीं पर से विराम लग जाए। और कितने ही बड़े बड़े नेता है, सब अभी इस बार चुनाव में उनको समझ में आ जाएगा कि जनता कैसे चलिए, उनको पसंद देती है। बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं, और आपकी बातचीत का जो एक लब्बो-लुभाव निकलता है वो यही है कि फिलहाल जिन सीटों पर आज हमने चर्चा की, राजनांदगांव जिले की जो 6 सीटें पड़ती हैं, वहाँ कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रदेश में भी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी को अपनी 15 सीट को बचाने के लिए भी लाले पड़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। आपकी जो भविष्यवाणी है कितनी सच साबित होती है, इसे हम 3 दिसंबर को देख पाएंगे। लेकिन यदि 3 दिसंबर को ये सच होता है तो एक बार फिर जी हम आपसे इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, और निश्चित रूप से आगे भी हम आपको जोड़ना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।